नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात एक ऐसी सरकार की जो पूरे विश्व पर राज करना चाहती है। वैसे सालों से ये कोशिश होती जा रही है और कहीं ना कहीं हर देश पर छोटा बड़ा इन्फ्लुएंस तो अमेरिका का रहता ही है। और अमेरिका में अब बाइडेन के बाद ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। पिछले दिनों हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और अब आखिरकार वो शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप के आने से देश दुनिया में क्या बदलाव होंगे, भारत को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर आज बात करेंगे। और ये चर्चा खास इसलिए डिजाइन की गई है क्योंकि एक ऐसा देश जो भारत का सहयोगी, भारत का दोस्त होने का दावा तो हमेशा करता रहा है, लेकिन उससे भारत को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज खास ट्रंप सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह आज रात 10 बजे होने जा रहा है और उसके बाद नीतियों में बदलाव होगा। बाइडेन की सरकार को आंकने की भी आज कोशिश करेंगे और ट्रंप सरकार फिर एक बार सत्ता में आने के बाद क्या निर्णय लेंगे, उस पर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनको आपसे रूबरू करवा देते हैं और उसके बाद चर्चा और सवाल जवाब के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उर्वेश कंथारिया जी जुड़े हैं। उर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से पराग पंचाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पराग जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और प्रशांत गढ़वी एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट फिर एक बार इस पूरे चर्चा को एनालाइज करेंगे कि आखिरकार ट्रंप के आने से हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले चलिए 2-2 मिनट की आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिरकार ट्रंप सरकार के बनने के बाद अमेरिका की नीतियों में कितना फर्क आएगा जो अन्य देशों पर असर डाल सकता है। उर्वी जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। 2-2 मिनट की प्रतिक्रिया आप मेहमानों की ले लेते हैं और फिर कुछ सवाल जो मेरे मन में है, शायद दर्शकों के मन में भी होंगे, उन्हें पूछकर आखिरकार भारत को क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। उर्वी जी, सबसे पहले ट्रंप की सरकार बनने जा रही है, क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास ये रहा है कि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप आज सत्ता ग्रहण कर रहे हैं तो दो मुद्दे हैं कि एक इकोनॉमिक सिस्टम होती है और एक दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। इकोनॉमिक सिस्टम में ज्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई सरकार आने से या जाने से। सिस्टम एक सिस्टम के तौर पे काम करती है, तो उसमें कोई ज्यादा कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं है। नीतियों में कुछ बदलाव हो सकते हैं और हर नीति अपने आप में एक इकोनॉमी का एक पहलू होता है और हर नीति का कोई इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रहता है। तो वो जैसे इवॉल्व होती जाएगी, नई गवर्नमेंट, नई पॉलिसीज इवॉल्व होती जाएगी, तो ऐसे रिस्पॉन्स सिस्टम भी सेटअप होती जाएगी। हम भी अभी क्या है कि इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। कोई एक कंट्री का पूरे पूरे विश्व में इन्फ्लुएंस है ऐसा हम नहीं कह सकते। किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन इंटरडिपेंडेंसीज इतनी बढ़ गई है कि कोई अपनी स्थिरता पाने के लिए दूसरों को अस्थिर करके चलने का कोई प्रयास कोई करेगा नहीं, ऐसा हम सोच रहे हैं। चलिए, आप जो सोच रहे हैं कितना सही साबित होगा आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ट्रंप का जो रुख है वो थोड़ा सा कड़ा हमेशा से रहा है और बाकी देशों के लिए उनके नीति नियम कितने बदलते हैं उस पर नजर बनी रहेगी। पराग जी के पास चलती हूँ। पहले दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, हमारे प्रवक्ताओं की राय ले लेते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे प्रशांत जी के साथ कि आखिर क्या होने जा रहा है। पराग जी, 2 मिनट की प्रतिक्रिया ट्रंप सरकार के बनने पर। जी मयूरिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमें बायलेटरल टॉक जो होता है अमेरिका और भारत का और रशिया का, हम सब जानते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद हम लोग नॉन अलायंस में थे। हमको पता था कि आधी दुनिया पर ब्रिटेन, रशिया और यूरोप अपना हक जमाने की कोशिश करती थी और बाकी की दुनिया पे अमेरिका हक जमाने की कोशिश करता था। कई देशों के रिसोर्सेज पर इन लोगों का कब्जा था। इसमें हम देख सकते 1970 वॉर के बाद हम लोग रशिया के साथ जुड़ गए और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन था अमेरिका के साथ जुड़ा। लेकिन जैसा बीतता गया, फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम में हमें ये रियलाइज हुआ कि अकेले एक ही बास्केट में सारे अंडे रखना वो जोखिम है। इसलिए मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की
और उसमें लेफ्ट ने हमारा साथ छोड़ दिया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को साथ दिया था। तो ये जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसके बाद हमने कई स्ट्रेटेजिक अलायंस अमेरिका के साथ किया, काफी कुछ हथियार लिए, हेलीकॉप्टर्स लिए। हमारा जो सबसे बड़ा जो अभी फाइटर जेट्स का प्रोग्राम है उसके लिए जो इंजन है F404 और F414 इंजिन, वो भी अमेरिका से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें उसमें आ रही है, और ये दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो झुकाव है, हमारे विदेश नीति का जो झुकाव है वो कहीं भी स्पष्ट नहीं है। हम कभी क्वाड ग्रुप में चले जाते हैं, कभी G20 में चले जाते हैं, कभी ऑकस में चले जाते हैं। तो जो ट्रम्प जो है वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और ट्रम्प साहब जो है वो बाइडेन जैसा नहीं है। वो देख रहे हैं कि भाई हमारे वहाँ इंडियंस इतने सारे सालों से कमा रहे हैं, और यही इंडियंस को जब मोदी साहब यहाँ आके हाउडी मोदी करते हैं और लोगों को ये जताते हैं कि भाई ये जो सारे इंडियंस है वो मेरे हिसाब से है और मैं हूँ, तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनको कहीं से खटक नहीं रहा है। आप जब अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो विश्व गुरु तो हम तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ पन्ने पर है। विश्व गुरु तो कौन है कि जिसका मिलिटरी और जिसका फाइनेंशियली पूरी दुनिया पे पकड़ होती है, वही विश्व गुरु होता है। और वो आज की तारीख में अमेरिका है। और अमेरिका को चुनौती अगर ब्रिक्स ग्रुप की तरफ से अगर हो रही है, तो अमेरिका और ट्रम्प सरकार ये कहते ही पसंद नहीं करेगी। वो चाहते हैं कि हमारे वहाँ के लोगों को रोजगारी मिले, वही रोजगार पैदा हो, इसलिए चाइना को भी वो छोड़ने वाले नहीं है, तो इंडिया को तो कहाँ से छोड़ेंगे। और जो हम 2 नंबर में हमारे इंडियंस वहाँ जाते हैं, नौकरियां लेते हैं, बाद में उधर से पैसा यहाँ भेजते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अब की बार उनके आने के बाद देखने को मिलेगी। तो यहाँ कुल मिला के विदेश नीति जो है उसको ठीक अगर हम नहीं करेंगे, तो आज जो रुपया गिर गया है, मयूरिका जी, ये लास्ट बात बोल के मैं खत्म करूंगा कि हमारे आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जब गुजरात के सीएम थे तब एक बात बताते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश की जो सरकार होती है वो गिरी हुई होती है। तो आज हमें पता चलता है कि हमारी सरकार कैसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सटीक आपने एक बात कही है। और भारत की विदेश नीति, वैसे सरकार तो बहुत कह रही है कि विदेश नीति भारत की बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दही और दूध दोनों में पैर रखने वाली भारत की विदेश नीति बहुत सारे देशों के समझ से बाहर हो रही है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री को मिले, वहां के कोई बड़े डेलीगेट्स को मिले, भारत के प्रधानमंत्री गले लग जाते हैं। लेकिन जब उनके लिए स्टैंड लेने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पर सवाल उठते ही रहते हैं। चलिए, ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से प्रशांत जी हमें समझा सकेंगे। प्रशांत जी, आप पूरे मामले को स्टडी कर ही रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, और आने वाला जो भविष्य है भारत और अमेरिका के संबंधों का क्या कह रहा है? देखिए, किसी भी एक व्यक्ति का किसी राष्ट्र का प्रमुख बनने से किसी और राष्ट्र के ऊपर रिलेशन में क्या मतलब फर्क आएगा, कैसा रहेगा, ये इतना पर्सनलाइज्ड कहीं पर नहीं होता है। क्योंकि हर एक कंट्री को एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ एक बायलैटरल रिलेशंस रखने ही पड़ते हैं। आज इतने ग्लोबली हम देखे जाए तो 200 के आसपास करीबन कंट्रीज है। तो किसी भी एक कंट्री ने किसी के साथ बिगाड़ा हो नाता रिश्ता, जैसे भारत पाकिस्तान हम बोलने के लिए बोलते हैं, बट फिर भी भारत पाकिस्तान का कुछ ट्रेड रिलेशन तो है ही है, बिजनेस रिलेशन है ही है। भले हम उनसे ओपनली कोई रिलेशन नहीं रख के कोई ओपनली बिजनेस नहीं करते, बट रिलेशन होते हैं। ठीक उसी का डोनाल्ड ट्रंप और ये मैक्रो लेवल का एक मुद्दा है, ये माइक्रो लेवल का डिसीजन का मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, उनकी कंट्री के हिसाब से पॉलिटिकल डायनामिक्स जो भी चेंज होते हैं, तो उनकी कंट्री को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिलाते हैं, फायदा गैर फायदा होता है। लेकिन वो आदमी किसी दूसरे देश के साथ कैसे पेश आएगा वो कहना बहुत ही मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनके खुद के लिमिटेशंस होते हैं। कोई आदमी है जो इंडिया के साथ अच्छा नहीं है, पर चेयर पे जब बैठता है तो उसको चेयर की एक गरिमा रख के इंडिया के साथ ऐसे रिलेशन रखने पड़ते हैं। बट पर्टिकुलरली हम डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप का एक नाता इंडिया के साथ अलग रहा हुआ है। आपने ही बोल दिया, पराग भाई ने भी बोल दिया और उरुज भाई ने भी बोल दिया कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप दोनों प्रोग्राम हमने देखे हुए। तो उससे एक क्लोजनेस, बाइडेन के साथ इंडिया का कोई नाता डायरेक्ट नहीं था। बाइडेन राष्ट्रपति बने उससे पहले उसका कोई नाता नहीं था, बट फिर भी जहां जहां को जो जरूरत पड़ी है इंडिया के साथ, ट्रेड में, कल्चर में, बिजनेस में, और इवन मोदी साहब ने भी 2 बार मुलाकात की जो बाइडेन की,
और उसमें भी जो भी लेवल पर डिस्कशन करना था वो किया है। हाँ, ट्रम्प का एक पर्सनल रिजिडिटी रहता है क्योंकि ही इज अ गुड बिजनेसमैन, और उनका एक पहला रवैया ये है कि मेरे यूएस सिटीजन्स को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले, और उनको अगर कोई या हर्डल्स आती है और वो कोई और कंट्री से या कंट्री के सिटीजन से आती है, तो वहां मुझे क्या रोक लगानी, क्या ब्रेक मारनी है, अकॉर्डिंगली वो नीतियां बदलते हैं, अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज बदलते हैं, फॉरेन पॉलिसीज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रम्प के आने के बाद इंडियन सिटीजन को तकलीफ पड़ेगी, वो जिसको पीआर नहीं मिला है उसको वापस भेज देंगे, वीजा की पॉलिसी में काफी सारे चेंजेस। वो वीजा एक पार्ट है, बट वीजा के अलावा 70% इकोनॉमी भी हमारी ट्रेड से चलती है, वो बिजनेस से चलती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी, उनकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी, इंडिया को कितना कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और हमारी एक्सपोर्ट की कितना यूएस को दे सकेंगे, क्योंकि आज की मेजर दो चीज, जो डिफेंस की एक बात हो रही है और दूसरा क्रूड ऑयल, ये दोनों मेजर कंपोनेंट है जो हम बहुत डिपेंडेंट है। तो वो बिजनेस पॉलिसी, मेरी 2 मिनट खत्म होने को आई, तो बिजनेस पॉलिसी के तौर पे वो क्या नया सोचते हैं और उसमें इंडिया को कैसे हेल्प करते हैं, और आगे जाके इकोनॉमिकली भी कैसे सपोर्ट करना होता है। जैसे ब्लाइंडली यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया यूएस ने, ब्लाइंडली, और आज यूक्रेन इतनी खराब परिस्थिति में भी खड़ा है, पिछले 2-2.5 साल से खड़ा है, और हम देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो उनका स्टैंड क्या रहता है वो आगे देखना होता है, और ये सब मामले से ही वो बाहर आता है। बिल्कुल, कोई भी देश के साथ संबंध खासकर ट्रेड पॉलिसी से जुड़े होते हैं, वहां उस देशों के साथ हमारे क्या बिजनेस है ये जुड़ा होता है। एक वाकया जरूर इस मौके पर कहना चाहूंगी। 1980 की एक बात आज मैं पढ़ रही थी, तब मेरे सामने आई कि ट्रम्प एक मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन निर्दयी होता है और जो काबिल होता है वो ही ये बिजनेस कर सकता है। यानी ट्रम्प का एक बिजनेस माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हमेशा से देश के सामने आता रहा है। उर्वशी, हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज है, खासकर इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, कितनी मजबूती मिलेगी इसको, और क्या भारत को इसका फायदा आने वाले सालों में हो पाएगा अगर हम इतनी दोस्ती रखते हैं? देखिए मयूरिका जी, डोनाल्ड ट्रम्प एक प्रो बिजनेस पॉलिटिशियन है जी। उनकी पार्टी भी जो है प्रो बिजनेस पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी की एक जनरल जो इमेज है वो प्रो बिजनेस है, प्रो इकोनॉमी इमेज। तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी है तो सारे संस्कृति में स्टेबिलिटी हो सकती है। वो इनका एक बेसिक स्टांस रहा। अभी भारत के साथ अभी जो मेन एप्रीहेंशन जो है वो ट्रेड पॉलिसी के बारे में, कि टैरिफ का जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। अगर अमेरिका को लगा कि किसी चीज की इंपोर्ट ऐसी हो गई कि उसके आधार पे उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती जा रही है, तो वो जरूर वो ट्रेड टैरिफ पॉलिसी में फर्क लाएंगे। अभी इनसे इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, चाइना के ऊपर क्या पड़ेगा, वैश्विक क्या पड़ेगा, वो तो जब वो पॉलिसी जब अनाउंस होगी उसके इम्प्लीकेशंस हम स्टडी करके करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि वैश्विक स्थिरता है बिजनेस में, इकोनॉमी में, तभी अमेरिका की भी स्थिरता है। अमेरिका की स्थिरता है तो वैश्विक स्थिरता है। तो किसी भी वैश्विक स्थिरता के किसी भी कंपोनेंट को, वो चाहे इंडिया हो या कोई और भी हो, वो इतना डिस्टेबिलाइज तो नहीं कर सकते हैं कि सारी वैश्विक अर्थव्यवस्था डिस्टेबिलाइज हो जाए। तो इसमें हमेशा एक बिजनेस रीजन रहेगा, एक इकोनॉमिक रीजन रहेगा, और उसमें वन वे भी नहीं है। देखिए कि अमेरिका ने पॉलिसी किया तो उसका मतलब सारे दुनिया पे वो असर हुआ, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्स सिस्टम हर एक के पास है, तो इंडिया के पास भी रिस्पॉन्स सिस्टम है। अभी इंडिया का अमेरिका के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें हम सरप्लस चल रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्स सिस्टम भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि स्टेबिलाइज, सब कुछ स्टेबिलाइज हो सके। तो अभी पिछले 3-4 सालों में जो हुआ है वो स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ है समग्र विश्व में। वो कोविड और यूक्रेन वॉर और ये इजराइल वगैरह, तो वो स्टेबिलिटी कैसे वापस आ सके, वो डोनाल्ड ट्रम्प का भी एक कंसर्न है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रशिया को मैं साथ में बात करूंगा और ये वॉर एंड हो जाए, ऐसे प्रयत्न करेंगे।
वहां जी। इजराइल भी वैसा प्रयत्न करेंगे। तो कैसे सिविलाइजेशनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये जी, जी। मेन गोल रहेगा। हुँ। चलिए, इस पर नज़र बनी रहेगी। उर्वशी, एक सवाल बहुत ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है कि इतने अच्छे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। हाउडी मोदी का आयोजन होता है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम अहमदाबाद में शानदार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ट्रंप सरकार काफ़ी अरसे के बाद बनने जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है। क्या इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे आप पार्टी की ओर से? हमारे हमारे देश के प्रतिनिधि के तौर पे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को इनवाइट किया हुआ है और वो जा रहे हैं हुँ, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। हुँ। इसका कोई और अर्थघटन करना मेरे ख्याल से वो अभी उचित नहीं है। ठीक डोनाल्ड है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी दोनों मित्र है, पर्सनल हुँ, इक्वेशन है, एक ईज ऑफ कम्युनिकेशन जो बोलते हैं हुँ, पॉलिटिकल रिलेशंस में, वो हुँ। बहुत अहम मुद्दा रहता है हमेशा। तो चाहे जी। कोई भी नीति आई, कोई हुँ, इम्पैक्ट हुई, तो वो हुँ। जो ईज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमेशा यूजफुल रहेगी दोनों दोनों देशों को। ठीक है, चलिए आशा करते हैं। पराग जी के पास चलती हूँ। पराग जी, इमिग्रेशन और H-1B वीज़ा ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, और आपका ये भी कहना है कि हो सकता है इस पर कोई बदलाव भी आए। आपको ऐसा क्यों लगता है? वहाँ रहने वाले बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले जो नागरिक हैं, क्या उनके साथ कोई फेरबदल की संभावना आपको लग रही है? पराग जी। जी, मयूरिका जी, आपके इस सवाल के साथ 2-3 मुद्दे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है एक तो H-1B का मुद्दा है, जो ट्रम्प सरकार इस बार डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे कि भई मैं यहाँ जॉब क्रिएट्स करूँगा। हुँ, इसका मतलब ये है कि बाहर से हम अमेरिका को देते क्या है? हम अमेरिका को टेक्नोलॉजी तो देते नहीं है। पूरी हुँ, दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका देता है और उसका जी, आईपीआर राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पैसा वो लेता है और वो हुँ, पूरी दुनिया को हथियार बेचता है और जी, पूरी दुनिया का जो ब्रेन है आईटी में वो यानी कि हम आईटी उनको एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अमेरिका के जो वहाँ के लोकल बॉयज है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ के बाहर निकलते हैं तो वो हमारे स्टूडेंट के आगे वो थोड़े से नीचे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। उनके लिए जॉब्स जो आईटी बेस्ड की सारी जॉब्स जो वो इंडियंस ले जाते हैं। तो उस जी, हिसाब से हमारा जो रेवेन्यू जो है वो ज्यादा रेमिट होता है। तो इस हुँ, पर अभी थोड़ा सा रोक लगाना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब। और हुँ, दूसरी अहम बात ये है कि हमको अभी सबसे ज्यादा जो है अगर मिलिटरीली टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हुँ, हमारा जो इंडिजीनियस फाइटर जेट का प्रोग्राम है जिसमें तेजस है, MK-1A है, मार्क 2 है, उसके बाद आमका है और उसके बाद टेडबीएफ है। ये सभी इंडिजीनियस हमारे हथियारों के लिए फाइटर जेट्स के लिए हमें इंजन की जरूरत है, फाइटर जेट्स इंजन की जो टेक्नोलॉजी हम इतने साल के बाद भी खुद डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और इसके उसके लिए अगर आप मिलिट्री फैंस जो है तो इसके बहुत सारे वीडियोस वगैरह है, उसकी चैनल से आप देखोगे तो हम बहुत पीछे हैं। और जब अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने हमको इंजन देने का वादा किया उसमें 2 साल अभी लेट हो गया है। तो हुँ, लेट इसीलिए हुआ है कि वो लोग चाहते हैं कि वो हम उनसे अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स ले, क्योंकि चाइना जो है चाइना के पास J-20 करके जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है वो 200 के संख्या में है। उन्होंने जी, 6th जनरेशन का भी फाइटर जेट्स का आगाज कर लिया है और हुँ, हमारे जो रफाल जो है जो हुँ, 36 की संख्या में उसके कंपैरिजन में तो उनके पास J-10 की जो है 400 की संख्या में है। हुँ, अगर कल वॉर हो गया, दो टू फ्रंट वॉर हो गया, अगर अमेरिका अगर हमारे साथ नहीं दिया तो 15 दिन में हमें सरेंडर करने की नौबत आ सकती है। तो अभी हम इतने अमेरिका के प्रेशर में आ जाएंगे कि हमें कुछ भी करके उनके पास से उनके हथियार फाइटर जेट्स के लेकर सभी कुछ लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे जैसे भी जब भी रशिया की तरफ बढ़ते हैं तभी तभी उनकी तरफ से हमें ये टेक्नोलॉजी देने में फाइटर जेट्स इंजन की टेक्नोलॉजी देने में कुछ ना कुछ हर्डल्स पैदा हो जाती है। तो ये हुँ। बहुत बड़ा आने वाले दिनों में इश्यू होने वाला है।
एक एस्पेक्ट रहेगा। प्रशांत जी के पास चलती हूँ और रक्षा सहयोग जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चीन को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो इसी से कहीं मेल खाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? चाइना को लेकर अमेरिका का रुख क्या रह सकता है प्रशांत जी? और अन्य देशों के साथ सहयोग, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर क्या जोर दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, अभी चाइना ने जो माहौल क्रिएट किया है वो क्लियर कट तीसरे विश्व युद्ध का एक माहौल बन रहा है। और मैं पिछले 2 साल से देख भी रहा हूं कि चाइना अपना एक नेक्सस बनाना चाहता है, यूएस अपना नेक्सस। वो दोनों के बीच में एक महासत्ता की लड़ाई चल रही है कि यूएस बड़ा बनेगा कि चाइना बड़ा बनेगा, और महासत्ता की एक लड़ाई तो है ही है। दूसरा कि अगर कल उठ के ट्रेड में, बिजनेस में कोई भी चैलेंज या थर्ड मतलब वर्ल्ड वॉर भी होता है, तो चाइना के पास कितने कंट्रीज रहेंगे और यूएस के पास, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो बनता है, जो विश्व युद्ध 1 और 2 में हमने देखा है, तो ठीक उसी तरह ये लोग अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। उसमें हमारा स्टैंड क्या रहेगा, हमको कौन सी कंट्री क्या दे रही है। चाइना ने हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश में और जो विस्तारवाद में जो हमारे साथ वो जो उसका बिहेवियर है वो इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम वहां पर कहीं ब्रेक मार रहे हैं। बट फिर भी वी कैन नॉट अवॉइड चाइना, सेम वे वी कैन नॉट अवॉइड यूएस, वी कैन नॉट अवॉइड रशिया। देखिए, हम तो अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग भी नहीं है, डेवलप भी नहीं। डेवलपिंग है बोल सकते हैं, बट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना हमारा डॉलर के सामने हमारा रुपया इतना मजबूत नहीं है। तो हमें सब, हम कहीं ना कहीं, हम ऐसा नहीं बोले कि हम बड़े हो गए, बट कहीं ना कहीं अभी हम 80% लोगों की मर्जी पे जी रहे हैं। हमारे देश में सुई बनती है, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास, हाँ अभी चलो मान लेते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, हम डिफेंस के लिए कुछ बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ मोबाइल बना पाते हैं, हमारे कंप्यूटर भी यहाँ पर नहीं बनते। कंप्यूटर की वो जो चिपसेट का अभी जो चल रहा है पूरा, वो भी कहीं से आ रहे हैं, उसका फ्रूट हमें 2-3 साल 5 साल बाद दिखने वाला है। तो अभी हम यूएस, चाइना, रशिया, ये सब कंट्री की बहुत सारा निर्भर है उनसे। डिफेंस में देखिए, डिफेंस में ऐसा प्रॉब्लम है कि पहले दिन से पाकिस्तान को यूएस सप्लाई कर रहा है डिफेंस के इक्विपमेंट, या तो जो भी एयरक्राफ्ट। अभी हमारा दुश्मन देश जहां से खरीद रहा है वहां से हम भी खरीदे तो पूरी दोनों देश की, और एक सीक्रेट जो बोलते हैं वो एक रिमोट कंट्रोल एक के हाथ में आ जाएगा। और इसीलिए हम पहले से फ्रांस और रशिया के साथ से ये डिफेंस के मटेरियल परचेस कर रहे हैं, और वहां एक एनडीए प्रॉपर है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को नहीं दे रहे। हमारा ज्यादा थ्रेट पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जहां से ले रहा है वहां से हम नहीं ले सकते, वो बहुत क्लियर है, वरना सिक्योरिटी नहीं रहती है। इसीलिए ये फ्रांस और रशिया के साथ वो एनडीए है, और हमारी बात सुन के रशिया ने और फ्रांस ने पाकिस्तान को कभी भी कोई डिफेंस के इक्विपमेंट या जहाज या एयरक्राफ्ट ऐसे नहीं दिए। जो हम राफेल की बात कर रहे हैं, जो हम मिराज की बात कर रहे थे पहले वाले, वो कहीं और से, लेकिन पाकिस्तान सीधा यूएस से लेते, और यूएस कुछ भी बोले वो सबको कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से हेल्प कर रहा है। हाँ, पॉलिसीज चेंज आ रही है, जैसे पहले यूएस के वीजा बहुत कम मिलते थे, हम स्टूडेंट वीजा भी जो 2000 का आ रहे हैं, अरेना की बात करें जब उर्विश भाई, पराग भाई, हम सब वो एरिया से आ रहे हैं, मतलब 90s और 2000 के जो जमाने में, मतलब हार्डली 100 में से 5 लोगों को वीजा मिलता था यूएस का। जो आज की तारीख यूएस ने एक्सेप्ट किया कि हम 10 भारतीयों को वीजा देंगे। हम 15 लाख यूएस इतने ये टारगेट के 2025 तक हम 10 लाख को वीजा देंगे, 2026 तक हम 20 लाख 15 लाख को। तो वो वीजा की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, वो वॉल्यूम बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी है, तो लोग जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि लोग, पीपल आर वेलकमिंग इंडियंस। वो इंडियन का ब्रेड हो, इंडियन की माइंड हो, ब्रेन हो, वो लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए काफी सारे कंट्री ने गेटवे ओपन किए हैं, उसका हम बेनिफिट ले रहे हैं, और पैरेलली ट्रेड्स भी बढ़ता है। फिर भी अभी भी हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं जा रहा यूएस में। यूएस और इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो देखो तो विच इज अराउंड 70-30। हम 30% ही एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, लेकिन 70% वहां से लेते हैं। सो वो बैलेंसिंग करना है धीरे धीरे, या तो बढ़ाना है, तब जाके हमारा डॉलर के सामने। ठीक उसी तरह अगर भारत के ऊपर आपत्ति अगर आए, तो हम तो अभी कैपेबल है, फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग है, तो अगर आपत्ति आती है तो हमारा वो जो रिजर्व्स बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व्स, उसमें क्या हेल्प मिलेगी, वो वर्ल्ड बैंक से या यूएस से क्या हेल्प मिलेगी, या कोई और कंट्री से। तो वो लेवल का जो डिस्कशन होता है वो यहाँ मायने रखता है राष्ट्र प्रमुख के तौर पे। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक सेल्फिश जो बिजनेस पॉलिसी है उसमें इंडिया को ज्यादा एंटरटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हाई है, चाइना उसका दुश्मन है। पॉपुलेशन में चाइना के सामने एक ही अभी खड़ा है कंट्री, इंडिया। तो मैक्सिमम ब्रेन इंडिया से मिलेगा कंपेयर टू चाइना।
वो वहां की टेक्नोलॉजी लेना नहीं चाहता है, लेकिन यूएस के पास पैसा है, तो वो पैसा स्पेंड करके इंडियन ब्रेन्स को डेवलप कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अपने आप में। हमारे इंडियंस यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां बहुत कुछ बना रहे हैं। तो ये सब एक सर्कल क्लोज होता है, कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट ही होता है। भारत को बेनिफिट होने की संभावना बिल्कुल जताई जा रही है, क्योंकि ट्रंप की सरकार आएगी। उर्वशी को हमें रिलीज भी करना है, इसलिए एक आखिरी सवाल उर्वशी जी से ले लेती हूँ। उर्वशी, कच्चा तेल बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि कच्चा तेल भारत को और भारत के नागरिकों को महंगाई मिल रहा है। क्या ट्रंप के आने से इसमें कोई सुधार हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि वो मैं भी एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर रखा जा सकता है। तो ऐसा अगर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि कच्चा तेल भारत को सस्ते दाम में उपलब्ध कराया जा सके? कच्चा तेल का जो मुद्दा है वो इकोनॉमी का बेस है, क्योंकि सारी इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर होती है। रॉ मटेरियल प्राइसेस से लेके एंड प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग में कच्चे तेल का कंपोनेंट हमेशा रहता है। युद्ध के बाद, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, तभी काफी वॉलेटाइल फेज में आ गया था कच्चा तेल। एक समय था वो फ्री मिल रहा था, उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा था, आपके पोर्ट तक वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, क्योंकि डिमांड नहीं था। फिर स्टेबलाइज हुआ थोड़ा, तो फिर डिमांड बढ़ी, तो $115 तक पहुंच गया क्रूड। अभी वो 80, 75, 85 वो रेंज में चल रहा है, तो एक स्टेबल फेज में आ गया है। तो वो स्टेबिलिटी हमेशा हर चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। वो अमेरिका समझता है कि अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ गया तो वैश्विक व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में स्टेबिलिटी कम होने वाली। तो कच्चे तेल के दाम की स्टेबिलिटी इकोनॉमी का हमेशा अहम मुद्दा रहा है। अभी इसी के तहत भारत ने क्या किया, पिछले 10 सालों में वैकल्पिक ऊर्जा की ओर भी जा रहा है, अमेरिका भी वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जा रहा है। तो जो डिपेंडेंस जो है, अभी जो टोटल डिपेंडेंस था कच्चे तेल के ऊपर, वो कम होता जा रहा है। अभी 70-80% डिपेंडेंस है, वो धीरे धीरे और भी बढ़ने वाला है, वो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत। तो ये सारा संतुलन कैसे रखा जाए, वो हमेशा वैश्विक व्यवस्थाओं की प्राथमिकता रहती है। वो भारत हो या अमेरिका हो या चाइना हो या यूरोप हो, कोई भी हो। लेकिन कच्चे तेल के भाव की आपने बहुत अहम मुद्दा प्रस्तुत किया है, लेकिन ये हमेशा ये फोकस में रहेगा। चलिए, आशा करते हैं। पराग जी से एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। पराग जी, सब लोग कह रहे हैं कि फायदा होगा ट्रंप सरकार के आने से। क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सरकार जो है वो भारत को फायदा पहुंचाएगी? छोटा सा एक जवाब। मैंने पहले भी कहा कि हमें जो हमारी विदेश नीति है उसको किसी एक सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। अगर हमारी विदेश नीति, आपने पहले भी बताया, दूध और दही में दोनों में पाँव रखने की हुई, कभी ब्रिक्स में चले गए, कभी ऑकस में चले गए, कभी क्वाड में चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। अभी आपको तय करना होगा कि आप किस खेमे में हैं। ये जवाहरलाल नेहरू वाला अभी टाइम नहीं रहा। अभी आपको तय करना पड़ेगा आप किस खेमे में रहेंगे। आप जिस खेमे में रहेंगे उस खेमे में आपको आखिरी दिन तक रहना पड़ेगा, और वही खेमा आपकी भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा समय आएगा या बुरा समय आएगा, वो तय करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस खेमे को पसंद करते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, ट्रेड की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, और उसके बाद मिलिट्री पावर की वजह से। तो ये पूरा अनबैलेंस चाइना, रशिया और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में चल रहा है। उसमें आपको कौन सा छोर लेना है वो आपको खुद को तय करना पड़ेगा, उसी पे अपना भविष्य भी निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, हमारी कूटनीति जो है उसे मजबूत बनाना होगा और सक्षम और स्ट्रांग निर्णय लेने होंगे। आप हर बार बिजनेस के नाम पर अगर सोचते रहेंगे तो विदेश नीति शायद कभी मजबूत नहीं होगी। पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को वैसे हमेशा रोज़-रोज़ जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें सभी नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। रोज़ रात 8 बजे मुद्दे की बात में हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर ज़रूर जाइएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।